सो लास्ट वीक तक हमने एक वेव फ्रंट पढ़ा था, फिर हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ वेव फ्रंट डिस्कस किए थे कि अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, एक सोर्स ऑफ लाइट है विच इज जस्ट अ पॉइंट, तो जो वेव फ्रंट होता है वो वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है। हमने ऐसे स्फीयर्स ड्रॉ किए थे कि अगर ये पॉइंट सोर्स है तो ये वेव फ्रंट होगा, रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है अगर आपके पास लाइन सोर्स है। इसके बाद अगर आपके पास सोर्स बहुत ज्यादा दूर है आपसे, तो चाहे वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो या फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, आपको उसका एक छोटा सा पोर्शन नजर आएगा, जो पोर्शन प्लेन नजर आता है। तो इस पोर्शन को आप कहते हैं दैट इज योर प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट था, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद प्लेन वेव फ्रंट के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव फ्रंट हो सकता है जिसे आप कहते हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट एक बार और वही, ये प्लेन वेव फ्रंट मैं डिस्कस कर चुका था, एक बार और बता देते हैं प्लेन वेव फ्रंट। सो देखिए प्लेन वेव फ्रंट के लिए क्या है, अगर सोर्स आपसे बहुत ज्यादा दूर है, लाइक आप लाइट सोर्स से बहुत दूर खड़े हुए, तो क्या होगा आपको, भाई ये सोर्स है, आप बहुत ज्यादा दूर है, तो आप तक जो वेव फ्रंट पहुंचेगा, जाहिर सी बात है उसका साइज बहुत बड़ा हो गया होगा, तभी तो आपको दिखेगा। तो अगर एक बहुत बड़ा स्फेयर है, आपको उसका एक पोर्शन नजर आ रहा है सिर्फ, तो वो पोर्शन आपको स्फेरिकल नहीं दिखेगा, वो पोर्शन आपको प्लेन दिखेगा। या एक बहुत बड़ा सिलेंडर है, उसका एक पोर्शन आपको नजर आ रहा है, वो पोर्शन आपको सिलेंड्रिकल नहीं दिखेगा, वो पोर्शन आपको प्लेन दिखेगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लाइक अर्थ इज स्फेरिकल। आप घर से बाहर निकल के देखिए, आपको अर्थ की सरफेस प्लेन नजर आएगी, स्फेरिकल नहीं नजर आती। रीजन ये बहुत बड़ा स्फेयर है और आप उस स्फेयर का एक छोटा सा पोर्शन ऑब्जर्व कर। हाँ जी बताइए, समझ में आया प्लेन वेव फ्रंट? चलिए, मुझे डिस्कस करना था प्लेन वेव फ्रंट के बाद फोर्थ, विच इज कन्वर्जिंग। प्लेन वेव फ्रंट तक हम लास्ट क्लास तक डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। आपको ना ये पैटर्न्स याद होने चाहिए कि किस पैटर्न को हम कन्वर्जिंग कहते हैं, किस पैटर्न को हम डाइवर्जिंग कहते हैं। इस तरह का जो पैटर्न होगा, अगर वेव फ्रंट में ऐसे ड्रॉ करके दे रहा हूं, दीज वेव फ्रंट्स आर नोन एज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स। जो रेज होती हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट पर, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए रेस कन्वर्जिंग है, दैट मींस ये पैटर्न कन्वर्जिंग वेव फ्रंट का है। कई जगह ऐसी आएगी, क्वेश्चंस आएंगे, मान लीजिए वो कहेगा कॉन्वेक्स लेंस से वेव फ्रंट पास कर रहा है, आप जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, तो आप ये वाला वेव फ्रंट ड्रॉ कर देंगे, अच्छा ये तो कन्वर्जिंग हो गया। इसी तरह से आखिरी टाइप का जो वेव फ्रंट आपको याद होना चाहिए, दैट दैट इज डाइवर्जिंग वेव। ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है, इसे कहते हैं आप डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। जब आप यहाँ रेस ड्रॉ करेंगे, तो वो रेस इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी, और रेस से आपको अंदाजा लग जाएगा, अच्छा रेस डाइवर्ज कर रही है तो वेव फ्रंट डाइवर्जिंग। तो ये 5 तरह के वेव फ्रंट्स आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर अ पॉइंट सोर्स, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर अ लाइन सोर्स, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट एंड दिस डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। इतना लिखिए और मुझे बताइएगा अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो तो।
हाँ, ये फाइबर हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि एनर्जी रेस की डायरेक्शन में जाती है, लाइट एनर्जी रेडियल डायरेक्शन में जाएगी। अगर आपने स्फेयर ड्रॉ कर लिए तो रेडियस स्फेयर के परपेंडिकुलर होता है। चलिए, सब लिख चुके हैं इसको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब इसके बाद एक वेव फ्रंट तो आपको ड्रॉ करना आ गया कि अगर सोर्स स्फेरिकल है तो पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे। अब आपको सीखना यह है कि लाइट वेव्स आगे ट्रैवल कैसे करती हैं वेव फ्रंट की टर्म्स में। जैसे अगर मैंने मान लीजिए ये एक सोर्स है लाइट की, एक टॉर्च है। जैसे ही मैं टॉर्च को ऑन करूंगा तो लाइट वेव्स ट्रैवल करना शुरू करेंगी यार। अब आपको ये पढ़ना है कि वो लाइट वेव एग्जैक्टली ट्रैवल कैसे करती है। अगर आपको पता है कि किसी टाइम पर लाइट यहां थी तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यहां तक लाइट कैसे पहुंचेगी। एक डेफिनेट मेथड होना चाहिए आपके पास ये बताने के लिए कि लाइट यहां से यहां तक कैसे जा रही है। एंड दैट डेफिनेट मेथड इज नोन एज हाइंस प्रिंसिपल। That definite method is known as Heinz principle. तो ये हाइंस प्रिंसिपल, तो ये आपको बताता है, it tells how a wavefront propagate through a medium. तो ये हाइंस प्रिंसिपल आपको बताएगा कि मीडियम के थ्रू वेव फ्रंट कैसे प्रोपोगेट करेगा। तो देखिए हाइंस प्रिंसिपल के लिए आप अब कैसे प्रोपोगेट करेगा, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू हाइंस प्रिंसिपल, फर्स्ट पॉइंट, each point on primary wavefront act as a fresh source of disturbance which travel in all direction with speed of light known as secondary wavelets. तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें कई पॉइंट्स हैं, मैं साथ साथ आपको ड्रॉ करता हुआ भी दिखाता हूं कि ये आपकी सोर्स थी, लाइट सोर्स थी। इस लाइट सोर्स ने एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया। अब देखिए जो वेव फ्रंट है होगा पूरा स्फेयर, पूरा ऐसा स्फेयर होगा, लेकिन जो चीज आगे होगी, जैसे वेव फ्रंट आगे जाएगा ऐसे ही पीछे जाएगा। तो कोई पॉइंट नहीं है पूरा बनाने का, मैं एक तरफ से बनाकर आपको दिखा रहा हूं, सिर्फ आगे। ऐसे ही दूसरी साइड का वेव फ्रंट भी आगे बढ़ेगा। इसे हम कह देते हैं दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। तो आपकी जो सोर्स है उस सोर्स ने एक प्राइमरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर दिया।
अगर आपको याद हो तो जब मैंने वेव फ्रंट स्टार्ट किया था आपको एक वीडियो दिखाई थी कि आपने वाटर में एक स्टोन डाला, स्टोन से एक वेवलेट प्रोड्यूस हुआ, वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ और आगे बढ़ता चला गया। तो हम एग्जैक्टली उसी चीज के लिए थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ता है। ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, पहला वेव फ्रंट। अब क्या होगा, इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स एज अ फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे। और उन जैसे ये इस एक पॉइंट लिया जो एक सोर्स की तरह काम करे, इसने एक और डिस्क प्रोड्यूस कर दिया वेव फ्रंट। इसे वेव फ्रंट ना कहकर इसे कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। ऐसी एक और पॉइंट ले लिया वेव फ्रंट पर, ये भी एज अ सोर्स एक्ट कर रहा है, इसने एक वेवलेट और प्रोड्यूस कर दिया। ये वाला पॉइंट लिया, इसने भी एक वेवलेट प्रोड्यूस कर दिया, इसने भी एक वेवलेट प्रोड्यूस कर दिया, इसने भी एक वेवलेट प्रोड्यूस कर दिया। तो प्राइमरी वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सोर्स की तरह काम कर रहा है। जैसे ये सोर्स थी, ऐसे हर पॉइंट एक सोर्स की तरह काम कर रहा है और सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस कर रहा है। वेवलेट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। डिस्टेंस आप जानते हैं कि स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। तो लाइट की स्पीड c है, t टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया ct, तो ये वाला डिस्टेंस ct हो गया, इसे भी मैंने ct कह दिया, ये भी ct हो जाएगा, सब ct हो जाएंगे, वेवलेट का रेडियस ct हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, आपको तो वेव फ्रंट चाहिए ना, दूसरा वेव फ्रंट कैसे आएगा? यहां तो आपको पता चल गया अच्छा वेवलेट्स आएंगे। आगे ये कहता है अ टेंजेंशियल सरफेस touching these secondary wavelets in forward direction is secondary wavefront. तो अगर आपने एक टेंजेंशियल सरफेस ले ली जो इन सारे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स पर एक टैंजेंट ले लिया आपने ना सबके ऊपर, ये जो आया इसे हम कहेंगे दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट देखो, ये जो था ये था t इक्वल टू 0 टाइम पर, ये जो है वो t इक्वल टू टी टाइम पर। सो t इक्वल टू टी टाइम पर आपने एक सेकेंडरी वेव फ्रंट ले लिया, तो आपका वेव फ्रंट t इक्वल टू 0 से उठकर t इक्वल टू टी यहां, दैट्स योर सेकेंडरी वेव। इसी तरह से अब अगले वेव फ्रंट के लिए प्राइमरी की तरह काम करेगा, उसके अगले के लिए इसका पहला इसका बाद वाला प्राइमरी की तरह काम करेगा, तो लाइट आगे बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, भाई मुझे पहले ये बताइए यहां तक आया आप लोगों की समझ में कि ये सेकेंडरी वेव फ्रंट में कैसे ड्रॉ कर पा रहा हूं? अब एक इशू है, देखिए अगर आप एक टॉर्च लेंगे, उस टॉर्च से लाइट हमेशा आगे जाती है, ऐसा नहीं होता कि पीछे लाइट चली जाए। सेकेंड पार्ट रिपीट करो तो देखिए फायदा, सेकेंड पार्ट कह रहा है ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स आए, इन सेकेंडरी वेवलेट्स पर आप एक टैंजेंट ले लीजिए, एक टैंजेंट सरफेस लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन। सबके ऊपर टैंजेंट लिया ना, टैंजेंट ऐसे ही लेते हैं, स्फीयर है ऐसे ड्रॉ कर दिया। सबके ऊपर आप टैंजेंट लोगे, सारे टैंजेंट को जोड़ते चले जाओगे तो एक सेकेंडरी वेव फ्रंट आ जाएगा। अब ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट आया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले लाइट यहां थी t इक्वल टू 0 पर, t टाइम के बाद लाइट आ गया, और आगे लाइट चाहिए तो फिर इसको पॉइंट मानो, फिर सेकेंडरी वेवलेट्स लो, फिर टैंजेंट लो, लाइट और आगे आ जाएगी। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी वेव फ्रंट की टर्म्स में लाइट आगे बढ़ती है। फायदा बताइए, आया ना?
एक चीज और भी है, देखिए अगर आप एक टॉर्च लोगे तो उससे लाइट आगे जाएगी, लाइट पीछे नहीं आएगी। देखो एक आर्ग्यूमेंट आता है, आप लोगों ने ना सोचा नहीं, अगर आप ज्यादा सोचते तो आप कहते भाई यहां भी तो टैंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूं, ये वाला भी तो टैंजेंट आ सकता था, लेकिन ये टैंजेंट नहीं लेते। इस टैंजेंट को ना लेने का रीजन ये, अगर मैं यहाँ टैंजेंट ले रहा हूं तो मैं कह रहा हूं लाइट आगे नहीं, लाइट पीछे जाएगी। ऐसा नहीं होता, लाइट बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती, लाइट कहाँ जाती है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो बैकवर्ड हम टैंजेंट्स नहीं लेते। Are not feasible because light energy does not travel backward direction. तो लाइट एनर्जी कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती, लाइट एनर्जी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, इसलिए बैकवर्ड टेंजेंट्स का कोई मतलब नहीं है। इतना लिखिए, जब ये लिख लें तो बताइएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, फिर देखते हैं इससे रिलेटेड डेरिवेशंस या क्वेश्चंस क्या बनते हैं। बस यही एक थ्योरी है हाइंस प्रिंसिपल में, जिस थ्योरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेकेंडरी वेवलेट, WAVELET, वेवलेट। शुजात, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। थ्योरी भी पूछता है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी देगा। शुजात साहब, आपकी आखिरी लाइफलाइन है। हाँ? गिने चुने नंबर की चीजें बची हुई हैं, ऐसे गिनना। 5 नंबर का वेव्स, और फिर 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर के 3 चैप्टर, और 20 नंबर का बचा हुआ है। यहां भी कुछ बिगड़ा ना मामला तो फिर बिल्कुल ही हाल खराब हो जाए। हाँ जीशान, वेवलेंथ पर आएंगे अभी। जो सेकेंडरी वेवलेट का रेडियस है वही बेसिकली वेवलेंथ है, अभी उसे डिस्कस करेंगे। चलिए मैं इसको फिर आगे बढ़ते हैं। शाहीन, आपके समझ में आ रहा है? आप शायद थी नहीं लास्ट जो क्लास हुई थी। चलिए, अब इसके बाद यहीं से ना क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है यार, discuss behavior of following for plane wave। सबसे पहला जो बिहेवियर आपको डिस्कस करना है वो बिहेवियर डिस्कस करना है प्रिज्म का। मींस प्रिज्म से जब प्लेन वेव फ्रंट पास होगा तो कैसा दिखेगा। दूसरा आपको डिस्कस करना है कॉन्वेक्स लेंस, कि जब कॉन्वेक्स लेंस से पास होगा तो क्या होगा। थर्ड आप डिस्कस करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। फोर्थ आप लेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। फिफ्थ आप लेंगे कॉनकेव मिरर के लिए।
सो एक प्लेन वेव फ्रंट है, उसके लिए आपको कई चीजों का, इन सब का बिहेवियर डिस्कस करना है। प्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, इन सब का इसे लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है जो वेव फ्रंट पर बनता है, हाइंस प्रिंसिपल यूज करके जो बनता है थ्योरी के अलावा। अब तक जो मैंने पढ़ा है उससे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही क्वेश्चन ये है, हाइंस प्रिंसिपल डिस्कस करो। दूसरा ये आया है स्फेरिकल और प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ करके दिखाओ। फिर जो क्वेश्चंस आए वो एक क्वेश्चन ये है, शिवा ये वाला नहीं बच्चे सेम रहेगा, तभी मैंने सब सीटी लिखा है। मैं जब ड्रॉ कर रहा था तो थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन सबके रेडियस, इसीलिए मैंने सीटी लिखे, सबके रेडियस सेम, सेम टाइम सेम स्पीड में ट्रैवल कर सबके रेडियस से। नेक्स्ट स्लाइड पर हूं, लिखा इतना आप लोगों ने? लिख लीजिए दिशान, लिखिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। जी शिवा। हाँ शिवा बताइए। वो डिपेंड करेगा, अच्छा अच्छा, आप तीसरे की बात कर रही हैं, इसके बाद जो मैं बनाऊंगा, है ना? यही कह रही है ना आप, इसके बाद जो मैं बनाऊंगा उसके लिए वेवलेट का रेडियस कितना होगा? तो उसमें डिपेंड करता है आप कितने टाइम के बाद देख रहे हो। अगर आप मान लीजिए ये आपने इन दोनों के बीच का टाइम दिया मैंने 1 सेकेंड, अगर आप नेक्स्ट वाला भी कह रहे हो कि 1 सेकेंड के बाद ड्रॉ करो तो रेडियस सेम होगा। आप कहते हो नेक्स्ट वाला 2 सेकेंड के बाद ड्रॉ करता है तो रेडियस डबल होगा इसके कंपेयर। वो डिपेंड करता है, रेडियस इज सी इंटू टी, आप टाइम कितना ले रहे हैं शिवा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब आपको इन सारे शेप्स के लिए डिस्कस करना है कि जब प्लेन वेव फ्रंट यहां से पास होगा तो कैसे दिखेंगे। तो थोड़ी देर तक जरा देखिएगा, ये काम की चीज है। देखो पहले तो मैं तुम्हें बिल्कुल ईमानदारी वाला काम बना रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली आप एग्जाम में कैसे करेंगे। ईमानदारी से जितना टाइम लगता है उतने नंबर का ये क्वेश्चन होता नहीं। आप इसे डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, बस मैं पहले में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में करेंगे कैसे, फिर प्रैक्टिकली एग्जाम में कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। तो यहाँ आपने क्या किया, एक वेव फ्रंट लिया विच इज योर प्लेन वेव फ्रंट। ये है आपका प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है जिसे आपने इंसिडेंट किया हुआ। आपने ना ऐसे प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कर दिया। अच्छा ये रेज है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर मैंने रेज ले ली, ये रेज आ रही है। अब मुझे ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, मुझे सेकेंडरी वेव फ्रंट चाहिए। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए हमने अभी डिस्कस किया था कि आपको वेवलेट्स ड्रॉ करने होंगे। तो प्राइमरी वेव फ्रंट्स में मैंने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए, इन पॉइंट्स को सेंटर लेकर मैं वेवलेट्स ड्रॉ कर रहा हूं। तो ऐसे करके ना वेवलेट्स आएंगे। अब पूरा वेवलेट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। मैं चाहूं तो पूरा स्फेयर आप कहोगे तो मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूं, लेकिन पूरे स्फेयर की जरूरत नहीं है। देखिए आपको क्या करना था, आपको तो टैंजेंट ड्रॉप करना था, आपको तो इतने पोर्शन की जरूरत है। अगर पूरे स्फेयर की जगह में आर्क भी लगा देता तो वो भी आपके लिए काफी था। तो आगे से कैलकुलेशंस में मैं पूरा स्फेयर नहीं ड्रॉ करूंगा, वेवलेट का पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ करूंगा, सिर्फ एक आर्क लगा,
जिससे आपको मतलब। तो मैंने एक पॉइंट ए लिया प्राइमरी वेव फ्रंट पर, एक वेवलेट ले लिया, कुछ रेडियस रहा होगा वेवलेट का, लेट्स से द रेडियस इज v1। फिर मैंने ये पॉइंट लिया, फिर मैंने एक वेवलेट ले लिया, रेडियस ऑफ वेवलेट इज v2। दिस इज v1t और ये v2t, ये मैंने ले लिया। मुझे कोई बता सकता है इन दोनों वेवलेट के रेडियस में इतना फर्क क्यों? जो ये रेडियस मैंने ज्यादा लिया और इस रेडियस को मैंने कम कर दिया, आप में से कोई बता सकता है दोनों रेडियस में इतना फर्क क्यों? कोई नहीं बताएगा? चलिए मत बताइए, एक चीज और बता दीजिए मुझे। नहीं नहीं, टाइम तो सेम है। नहीं नहीं। अच्छा मुझे बताइए, लाइट की स्पीड एयर में और लाइट की स्पीड ग्लास में कहां कम होती है? गुड, नायला का आंसर सही है। लाइट की स्पीड कहां कम होती है, एयर या ग्लास में? ग्लास में कम होती है ना, एयर में ज्यादा होती है। ग्लास में स्पीड कम होती है, एयर में ज्यादा होती है। तो यहां देखो, इस पॉइंट से अगर इसका नाम मैं बी दे दूं, बी से जो वेवलेट्स जाएंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं प्रिज्म में। ए से जो वेवलेट्स जाएंगे दे आर ट्रैवलिंग देयर मैक्सिमम डिस्टेंस इन एयर। तो ए वाले जो वेवलेट्स हैं उनकी स्पीड ज्यादा होगी, बी से जो वेवलेट्स जाएंगे उनमें स्पीड कम होगी। तो सेम टाइम में ये कम डिस्टेंस कवर करेगा, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि v2 इज ग्रेटर देन v1, इसीलिए यहाँ रेडियस ज्यादा है, ये रेडियस कम है। बताइए ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया आपके? स्पीड कम होने की वजह से रेडियस कम है, टाइम तो सेम है दोनों का। अब आप एक टैंजेंट ले लीजिए, ये मैंने टैंजेंट ड्रॉप कर दिया। अब जैसे मैंने टैंजेंट ड्रॉप किया, आपको दिखना शुरू हो गया कि ओके पहले ये सीधा था, अब ये बेंड हो गया। आपका जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट बेंड हो गया, डेविएट हो गया। यही चीज तो हमने प्रिज्म में भी पढ़ी थी कि भाई प्रिज्म क्या करता है, लाइट को कन्वर्स डाइवर्स थोड़ा ना करता है, डेविएट कर देता है। प्रिज्म में हम डेविएशन स्टडी करते हैं। सो यहां पर जब आप रेज लेंगे तो रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपकी रेज हो गई। एरो लगा दिया, इसका मतलब ये रेज है, और ये जो वेव फ्रंट था ये वेव फ्रंट है सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये आया आप लोगों के समझ में? चलिए गुड। अब आप एक काम कर सकते हैं, ये अगर समझ में आ गया तो ये इट्स अ लेंदी प्रॉब्लम, मुश्किल से आपको इसमें आधे नंबर का क्वेश्चन होगा ये। आधे नंबर में आप 2 मिनट वेस्ट नहीं करोगे। आप क्या करो सुनो, पहले इसे ड्रॉ करो स्ट्रेट, इसे ड्रॉ करो टिल्ट। तुम्हें पता है ना कि प्रिज्म से पास होने के बाद टिल्ट हो जाता है, इसे टिल्ट ड्रॉ करो, अपनी मर्जी से यहाँ आर्क मारो दो, परपेंडिकुलर रेस ड्रॉ कर दो, सारा टाइम बच जाएगा। ये था ना प्रिज्म, ये ड्रॉ करा, ये गया, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करोगे, इसको टच कर रहा हूं। एक आर्क यहाँ लगाओ अपनी मर्जी से, एक आर्क यहाँ लगा दो, एक इसके परपेंडिकुलर रे और एक इसके परपेंडिकुलर रे। कोई पूछ थोड़ी ना रहा है कि पहले आर्क लगाया था या पहले वेव फ्रंट बनाया था। तुम्हें फिजिक्स आनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि हो गया डेविएट कर देगा। मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि एग्जाम में आए तो आप ऐसे करो 30 सेकंड के अंदर, बजाय इसके कि 3 मिनट लगा दो उसको ड्राइंग बनाने में। सो दैट वाज अबाउट प्रिज्म। प्रिज्म के बाद अब जितने भी आएंगे हम लॉजिक यूज करके उसे डायरेक्टली जल्दी जल्दी ड्रॉ किया करेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रिज्म के बाद दूसरा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है शाइन, इसको अगर आप और पास बना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे दूर ले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा देखिए, कॉन्वेक्स लेंस।
इस वाले आर्क को आप यहां लगाना चाह रही हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा शाहीन, कि इस आर्क का रेडियस इस वाले आर्क से ज्यादा होना चाहिए, कम मत कर दीजिएगा, फिर तो वो डेविएट ही नहीं होगा, वो सीधा आ जाएगा। बस इसका रेडियस इससे ज्यादा होना चाहिए, यहां भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन कम ना हो। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर आपके लिए नई चीज नहीं है। भैया आप जानते हैं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो अगर मैं प्लेन वेव फ्रंट यहां इंसिडेंट कर दूं, ये प्लेन वेव फ्रंट है अगर, तो आपको पता है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कैसा होता है, देखो अभी करा था हमने, दिस इज कन्वर्जिंग, तो वेव फ्रंट कन्वर्ज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा लेंस से पास करके। आप चाहो तो प्रॉपर मैं आपको वेलोसिटीज लेकर दिखा सकता हूं, बट टाइम बचाओ ना, इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, कन्वर्ज हो जाएगा। आप यहां से लेंगे तो आर्क जो आएगा, उन आर्क ले लीजिए, यहां एक आर्क आया, दूसरा ये आर्क आएगा, और तीसरा ये आर्क आएगा। अब आपको लॉजिक चाहिए कि इस वाले आर्क का रेडियस ज्यादा क्यों है और इस आर्क का रेडियस कम क्यों है। रीजन ये, यहां से जो लाइट जाएगी वो ग्लास में कम डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन यहां से जो लाइट जाएगी वो ग्लास में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो स्पीड कम हो जाएगी। ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट, ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। रेज चाहिए आपको तो आप नॉर्मल ड्रॉप करते चले जाइए, जो भी रेज होंगी वो रेज आप नॉर्मल ड्रॉप करते चले जाइए। ये रेज कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस से जब रेज पास होंगी ये रेज कन्वर्ट हो जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस के बाद अब इसी तरह से अगर मैं आपको कॉनकेव लेंस दे दूं, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। तो इतना रे ऑप्टिक्स मैंने पढ़ाया था, ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। अब देखिए डाइवर्जिंग वेव फ्रंट कैसा था, ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है, ये शेप हो जाएगा, तो इसे आप डाइवर्ज करा दीजिए। आर्क लीजिए, कोशिश कीजिएगा इन सब डायग्राम में 30 सेकंड से ज्यादा ना जा रहा है। मुझे तो आप लोगों को समझाना भी पड़ रहा है, फिर भी 1 मिनट में हो रहा है। इससे ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, इससे ज्यादा वक्त लगा तो एग्जाम में फिर आप पेपर कभी टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये इंसिडेंट रेज थी, ये रेज डाइवर्ज कर रही हैं, ये रेज डाइवर्ज कर रही हैं। भाई बताइए दोनों समझ में आया, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी।
इसी तरह से मिरर और कर लेते हैं। फोर्थ है कॉन्वेक्स मिरर। भाई कॉन्वेक्स मिरर आपको याद होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्ज करता है। ये लिया आपने, ये आपने कॉन्वेक्स मिरर ले डाला। कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग, तो आपने यहां लिया प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज योर प्लेन वेव फ्रंट। ये आपने इंसिडेंट रेज ले ली, और डाइवर्ज करता है। देखिए डाइवर्जिंग अभी आपने देखा था, ये डाइवर्जिंग है तो ये डाइवर्ज हो जाएगा। ये वेव फ्रंट ऐसे कर कर डाइवर्ज हो गया। आर्क ड्रॉ करना है, आर्क ड्रॉ कर दीजिए। एक ये आर्क लीजिए, एक यहां आर्क ले लीजिए, एक ये आर्क ले लीजिए। रेस वैसी बात है, रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाएंगी, फिर रेस के साथ भी यही होगा। यही रेस, और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे डाइवर्ज कर गई, ऐसे डाइवर्ज कर गई रेस, तो ये रेज आपकी डाइवर्जिंग हो गई। ये आपका प्लेन वेव फ्रंट, या इसे प्राइमरी कह दीजिए, ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट, ये आपका सेकेंडरी वेव। वैसे हालांकि मैं हर साल एक करवाता था, बाकी छोड़ देता था। अब साल तो मेरे पास वक्त है, तो वरना टाइम ही इतना होता है सेकंड बुक में कि एक कराओ, बाकी सब चीजें एक सी हैं तो आप खुद कर लेंगे। ये आखिरी और देख लीजिए, बस इस साल एक्सेप्शनल है कि बहुत टाइम है तो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपका प्लेन वेव फ्रंट, रेज ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्ज कर देगा, है ना। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपका वेव फ्रंट ऐसा हो जाएगा। एक आर्क यहां लगाया आपने, एक आर्क ये रहा, और एक आर्क ये रहा। तो अगर आप रेज लेंगे यहां से, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होती है रेज। सो जो दोनों रेज हैं, ये रेज देखकर बता रहा है, चल रहा है कि ये कन्वर्ज कर रही है। तो ये प्राइमरी और ये सेकेंड। भाई ये आ गया समझ में। मैं स्टार्टिंग के स्लाइड्स लगा देता हूं, आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। इसमें कुछ डाउट, कुछ डिस्कस तो नहीं करना। चलिए वेरी गुड। चलिए ड्रॉ करना शुरू करिए, लिखना शुरू कीजिए। जब ये स्लाइड हो जाए तो मुझे बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे। इतना हो जाए तो मुझे बताइएगा, हम नेक्स्ट पर आ जाएंगे।
चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाऊं। देखिए इतना हो जाए तो बताइए, नेक्स्ट पर आएंगे। हो गया, चलो आखिरी और ड्रॉ कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, सबका हो गया, नेक्स्ट करें। चलिए ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो लॉज ऑफ, आखिरी है बस ये, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं, कहता है इन लॉज को प्रूफ कीजिए यूजिंग हाइंस प्रिंसिपल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइंस प्रिंसिपल, हाइंस प्रिंसिपल की बेसिस पर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए उससे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, वही काम है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। पहले ये मिरर है, ये मिरर, ये आपने एक प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट ले लिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये आपका मिरर, दिस इज योर मिरर। तो ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, दिस इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये जो एंगल है आई, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब तक हमने रिफ्लेक्शन में क्या किया था, रिफ्लेक्शन में हमेशा हम रे और नॉर्मल के बीच का एंगल लेते थे, उसे कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट अब हम एंगल ले रहे हैं वेव फ्रंट और मिरर के बीच में, इसे आप कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपका काम यह है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट चाहिए। तो इस मिरर को थोड़ा बड़ा करते हैं, इस मिरर को बड़ा कर दिया। तो देखिए सेकंड वेव फ्रंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो भाई, आपका जो प्राइमरी वेव फ्रंट था ये था बी और ए, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट बी लिया। एक पॉइंट बी लेने के बाद अब सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए मुझे आर्क चाहिए, तो मैंने यहां एक आर्क लिया। मैंने यहां पर एक आर्क ले लिया, ये आर्क, ए पॉइंट लिया, यहां एक आर्क लिया, ये आर्क है, ये दो मैंने आर्क ले लिया। अब इसको भूल लो, यहां से एक आर्क लिया, दूसरा आर्क ये लिया। आर्क का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ आर्क जो होगा, भाई को बता सकता है मुझे रेडियस ऑफ आर्क कितना लिखते हैं? देखिए ये वीटी हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसी तरह से ए से जो आर्क गया उस आर्क का भी जो रेडियस होगा वो रेडियस अब भी इतना ही आएगा, वीटी होगा। यहां तक रीजन सिर्फ इतना है कि भाई दोनों के लिए मीडियम सेम है, मैंने वी लिख दिया, आप सी लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये तो आपकी वेवलेट्स आ गए। अगर आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट चाहिए तो सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए आप यहां पर एक टैंजेंट ड्रॉप कर दीजिए। आपने दोनों पर एक टैंजेंट सरफेस ड्रॉ कर दी। ये जो टैंजेंट लिया आपने, ये टैंजेंट आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब आपको रेज चाहिए, रेज मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ। भाई आपने यहां एक नॉर्मल लिया, यहां एक नॉर्मल लिया, ये आपकी रेज है, इंसिडेंट रेज। एक ये इंसिडेंट रे है, दूसरी ये इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे यहां तक जा रही है। ये आपकी इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे। उसके बाद अब आप रिफ्लेक्टेड रेस लीजिए, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉप करिए। एक नॉर्मल आपने यहां लिया, एक नॉर्मल आपने यहां से ले लिया, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। ब्लू कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये रेज है। ये जो था ये इंसिडेंट रे, और ये भी इंसिडेंट रे। ये जो मैंने ड्रॉ करी है दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। अब कुछ नाम देना है बस। तो देखिए ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये आ गया ए प्राइम, और ये आ गया बी प्राइम, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको प्रूफ ये करना है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के दोनों एंगल्स इक्वल होंगे।
तो इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ए बी ए प्राइम और एक ट्राइंगल है ए बी बी प्राइम, ये यहां। तो एक है ए बी ए प्राइम और एक है ए बी प्राइम ए प्राइम, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल ए बी ए प्राइम और दूसरा है ए बी प्राइम ए प्राइम, ये दो ट्राइंगल्स। इन दो ट्राइंगल्स में अब आप मुझे बता सकते हो, देखो कौन कौन सी साइड्स इक्वल होंगी। एक है ए बी ए प्राइम, एक है ए बी प्राइम ए प्राइम, ये दो ट्राइंगल्स। इन दोनों ट्राइंगल्स में मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो ए ए प्राइम तो दोनों के अंदर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए ए प्राइम इज इक्वल टू ए ए प्राइम, ये कॉमन साइड है, दिस इज द कॉमन साइड। और देखो बी और बी प्राइम दोनों एंगल 90 डिग्री, और देखो ए से लेकर बी प्राइम तक भी वीटी है जो डिस्टेंस कवर किया है, और बी से लेकर ए प्राइम तक भी वीटी है। तो यहां से लेकर यहीं तक तो रेडियस है ना वेवलेट का, ये वेवलेट का रेडियस है। तो आप लिख सकते हैं ए बी प्राइम मीन्स ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ए बी प्राइम, और बी से लेकर ए प्राइम तक, दोनों इक्वल है। और ये दोनों कितने हैं, दे आर इक्वल टू वीटी। अब दो साइड्स इक्वल हैं, एक एंगल इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ए प्राइम is congruent to triangle A B prime A prime। अब अगर ट्राइंगल congruent है, that means angle of incidence is equal to angle of I is equal to R। बताइए क्लियर हुआ ये? इसमें कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, बस एक कैलकुलेशन और है रिफ्रैक्शन की, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। कोई डाउट किसी को? जिशान, अरमान, खुर्रम? चलिए इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट करें। जिशान कौन सा वाला डेविएशन? डेरिवेशन की बात कर रहे हो दिशान? रे डायग्राम समझ में आ गया या एक बार और एक्सप्लेन करना है? अच्छा देखिए, ये मिरर है, आपको रिफ्लेक्शन शो करना है, तो आप लिखते थे ना कि आपने लाइट इंसिडेंट करी। लाइट इंसिडेंट करने की जगह आपने एक ए बी वेव फ्रंट इंसिडेंट कर दिया। ये आपका वेव फ्रंट है ए बी, इसको आपने इंसिडेंट किया, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है।
वेव फ्रंट और मिरर के बीच में जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब आपको चाहिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो देखिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के लिए क्या किया दिशा, मैंने बी पॉइंट लिया और एक वेवलेट ड्रॉ किया जिसका रेडियस वीटी है। ए पॉइंट लिया और एक और देखो रेड से दिख रहा है वेवलेट ड्रॉ करा, इसका भी रेडियस वीटी है। दोनों वेवलेट पर टैंजेंट ड्रॉप कर दिया, ये टैंजेंट आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हुआ। ये जो ब्लैक से मैंने लिया निशान इतना आया। अब इसके बाद मैंने इसमें रेज लेनी शुरू करी। तो देखो प्लेन वेव फ्रंट पर नॉर्मल लिया तो ये एक रे, दूसरी ये रे आ गई। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के लिए रेज चाहिए, एक रे इस पर नॉर्मल यहां से ड्रॉप किया, एक नॉर्मल यहां से ड्रॉप किया, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है और ये इंसिडेंट रेज। ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आया ये मिरर के साथ जो एंगल बना रहा है उसे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको प्रूफ सिर्फ ये करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल इक्वल है। तो मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, एक लिया ए बी ए प्राइम और एक लिया ए बी प्राइम ए प्राइम, ए बी प्राइम ए प्राइम। अब प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये ए प्राइम ए प्राइम के इक्वल होगा, कॉमन साइड। एंगल बी प्राइम के इक्वल होगा 90 डिग्री, नॉर्मल। ए बी प्राइम देखिए ए से लेकर बी प्राइम तक का जो डिस्टेंस है वो वीटी है, बी से ए प्राइम तक का जो डिस्टेंस है वो भी वीटी है, दोनों इक्वल। तो क्लास 10th में क्या होगा ना कॉन्ग्रुएंसी, कि अगर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है ट्राइंगल के, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी चीजें भी इक्वल होंगी, आई और आर भी इक्वल हो जाएगा। हाँ जी जीशान, फिर से बताइए मुझे, अगर अभी कोई परेशानी है कोई बात नहीं, दोबारा बताओ, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए समझ में आ गया तो लिखिए इतना। जब लिख लें तो मुझे बताइएगा। एक चीज और आपको देखनी है जरा, अभी रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है शिवा, निशान इतना हो जाए तो मुझे प्लीज बताइए, फिर इसको रब करें। चलिए अरमान हो गया था। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें एक चीज और भी है। अब देखिए वेव फ्रंट सब एक ही प्लेन में, रेज एक ही प्लेन में, तो वेव फ्रंट भी एक ही प्लेन में होंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंसिडेंट ये था ना सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इनमें अगर आप नॉर्मल भी ड्रॉप करना चाहते हैं तो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए, ये नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सबके सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इतना और लिख लीजिए, फिर रिफ्रैक्शन पर आता है। लिख लिया होगा आप लोगों ने इतना ना।
नेक्स्ट देखिए, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। सो हाइंस प्रिंसिपल यूज कर कर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको एक्सप्लेन करने हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। अब इसको आप कई तरह से प्रूव कर सकते हैं, रेयरर से डेंसर के लिए भी कर सकते हैं, डेंसर के रेयरर के लिए भी कर सकते हैं, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्पीड में डिफरेंस आता है। तो मैं रेयरर के लिए रेयरर टू डेंसर के लिए कर रहा हूं, आप डेंसर टू रेयरर के लिए कर सकते हैं। ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। सो पहले की तरह आपने एक वेव फ्रंट यहां इंसिडेंट कर दिया, ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है जिसे मैं इंसिडेंट वेव फ्रंट कह रहा हूं। दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट चाहिए, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के लिए आप क्या करोगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट से दो पॉइंट्स लो, एक पॉइंट यहां लिया, तो पहले आपने एक टैंजेंट ड्रॉप करा, एक वेवलेट लिया आपने ये, और इस वेवलेट का जो रेडियस होगा ना, दैट रेडियस इज v1, डेंस, क्योंकि लाइट की स्पीड यहां v1 है। अब जब मैं डेंसर में जाऊंगा तो लाइट की स्पीड मैं लिखता हूं v2। मुझे बताओगे v2 ग्रेटर देन v1 होगा या लेस देन v1 होगा? जब मैं दूसरे मीडियम में जाऊंगा तो लाइट की स्पीड ग्रेटर देन v1 होगी या लेस देन v1 होगी? शाहीन का एक आंसर आया है जो सही है, रेहान का सही है, शीबा, फायका, नायला। हाँ जी, जब हम डेंस, अरमान का भी ठीक है, जब डेंसर मीडियम में आएंगे, अबू हरेरा भी ठीक बता रहा है, तो स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड कम होने का मतलब भाई यहाँ जो सेकेंडरी वेवलेट, ये जो वेवलेट आप ड्रॉ करेंगे इसका रेडियस कम होगा, दिख रहा है, इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज्यादा है, यहाँ रेडियस कम हो गया। रेडियस कम होने का रीजन ही है कि भाई स्पीड कम हो गई। अब आपने क्या किया, इसकी तो खैर अभी जरूरत नहीं है, आपने इन सब पर एक टैंजेंट लिया, टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये जो टैंजेंट आया इन दोनों के ऊपर, यही टैंजेंट आपका सेकेंडरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, यही टैंजेंट आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। अब इसको ड्रॉ करते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखिएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम आए, क्योंकि आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था जब रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाता है। तो एक ये टैंजेंट ले लिया, एक ये वेवलेट। तो जब आप नॉर्मल्स ड्रॉप करेंगे, एक ये नॉर्मल मैंने ड्रॉप किया और एक ये नॉर्मल मैंने ड्रॉप किया, ये आपकी इंसिडेंट रे है। अब इसके बाद मैं रिफ्लेक्टेड रे भी ड्रॉ कर रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ये ब्लू से जो मैंने ड्रॉ करा है ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे।
ये एंगल V1t था, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज V2t, दिस इज V2t। इस पॉइंट को हम B प्राइम कहते हैं, इस पॉइंट को हम A प्राइम कहते हैं। ये भी एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री। मुझे इस रे डायग्राम में बताइए, इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि इसमें अगर प्रॉब्लम रही तो आगे तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, चलिए वेरी गुड, इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब ये डायग्राम कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताइएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे स्नेल्स लॉ प्रूफ कर। अब देखिए, कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं जिससे मैं यूज करूंगा। V1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, V2 is speed of light in medium 2, N1 is refractive index of medium 1, N2 is refractive index of medium 2। और जरा सा ना ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो स्पीड्स का रेशियो होगा वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का भी रेशियो। ये मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था जब रिफ्रैक्शन मैंने स्टार्ट किया था कि V1/V2 is N2/N1 which is N2 refractive index of medium 2 respect to 1। ये लॉ रिफ्रैक्शन जब शुरू किया था तब हमने डिस्कस किया। इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी। अब आपको स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, तो स्नेल्स लॉ के लिए आपको चाहिए साइन आई और साइन आर का रेशियो। तो देखिए, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी बी प्राइम, और मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं ए ए प्राइम बी प्राइम। इससे मैं साइन आई कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देखिए, ए बी बी प्राइम में साइन आई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो इट्स बी बी प्राइम बाय ए बी प्राइम। So BB prime is V1t divided by AB prime, that's my first equation। इसी तरह से आप एक और ट्रायंगल यूज कीजिए, ए ए प्राइम बी प्राइम। साइन आर कैलकुलेट कीजिए, साइन आर हो जाएगा इट्स ए प्राइम बाय ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम डिवाइडेड बाय ए प्राइम बी प्राइम, दैट्स इक्वेशन। आप रेशियो ले लीजिए, साइन आई ओवर साइन आर, और इसकी आप वैल्यू लिख सकते हैं बी ए प्राइम। देखिए कितना है,
ए प्राइम v2t है, v2t बाय ए बी प्राइम है ना। दैट इज थर्ड एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं तो ये होगा v1t ओवर ए बी प्राइम v2t ओवर ए बी प्राइम। ए बी प्राइम से ए बी प्राइम गया, t से t गया, सो साइन आई ओवर साइन आर is v1 over v2, that is equation number 4। और ये जो v1 over v2 है ना, इसे आप फर्दर लिख सकते हो, इट्स into by n1 from 1 v1 over v2 is n21, that's fifth equation। तो अगर मैं फिफ्थ को फोर्थ में रख दूं तो ये आ जाएगा साइन आई बाय साइन आर is n21। दिस इज स्नेल्स लॉ बेसिकली। भाई बताइए स्नेल्स लॉ तक कोई प्रॉब्लम है? दिस इज स्नेल्स लॉ। सेकंड है कि इंसिडेंट नॉर्मल and refracted rays wavefront lie in same plane। चलिए इतना लिखिए, जब ये स्लाइड हो जाए तो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हाँ वो रहा बनाऊंगा, लेकिन अभी इसको जरा सा वाइंड अप कर दूं उसके बाद। भाई लिख चुके हैं सब? अब देखिए, चलिए इसको भी लिख लीजिए। भाई इतना लिख लें तो बताइए, इसमें एक छोटी सी चीज और है, वो और डिस्कस करनी है।
मैं रब कर दूं, नेक्स्ट करें। फायदा सेम प्लेन में लाई करते हैं ना, सेम प्लेन में, कि जब आप इसे ड्रॉ करोगे, अगर आपने इसे बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ किया, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बाहर आ जाए। लाइट में ऐसा नहीं होता है कि लाइट ऐसे जाए मीडियम में और प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। रिफ्रैक्ट कर इसी प्लेन में रह जाए। तो जब रेज इस प्लेन में, तो वेव फ्रंट रेज के परपेंडिकुलर ही तो होता है, तो वेव फ्रंट भी इसी प्लेन में मिलेगा। इक्वल नहीं है, सेम प्लेन में। लाइट जब रिफ्रैक्ट करती है तो सेम प्लेन में रहती है, जिस प्लेन से आई उसी प्लेन में रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट आई इसमें और बाहर आ जाए या अंदर चली जाए, ऐसे नहीं ट्रैवल करती। मिरर में भी लाइट आती है, ऐसे जाती है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ टकरा कर बाहर आ जाए, बोर्ड के बाहर आना शुरू कर। इसे कहते हैं सेम प्लेन में लाइट। अब यहीं पर मैं एक चीज और आपको सिखा देता हूं। भैया आपने ये पढ़ा होगा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है। भाई सुना है कहीं आप लोगों ने कि स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है। सो यहां आपको प्रूफ करना है। इसी में एक छोटा सा ना 1 मार्कर क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन डाल देता है, कहता है प्रूव करो कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। कहता है ये प्रूफ करके बता दो कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। तो उस चीज को आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये जो V1t है ना, दैट्स द वेवलेंथ, दिस V2t इज वेवलेंथ, दिस इज लैम्डा 1, दिस इज लैम्डा 2। तो आप लिख सकते हो दैट लैम्डा 1 इज V1t, लैम्डा 2 इज V2t, लैम्डा 1 V1t है, लैम्डा 2 V2t है। lambda 2 is V2t. This radius of wavelet is basically wavelength. तो अगर आप रेशियो ले लें तो देखिए t से t कैंसिल हो गया, ये आ गया lambda 1 by V1 is lambda 2 by V2। वेवलेंथ बाय स्पीड का जो रेशियो है lambda by V, that is known as 1 by frequency। बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो वेवलेंथ बाय स्पीड इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इन मीडियम 1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन मीडियम 2। फ्रीक्वेंसी इन मीडियम 1 एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी इन मीडियम 2। तो ऐसे आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। चलिए इतना लिख लीजिए। इतना लिखिए। इस ये वेव फ्रंट और हाइंस प्रिंसिपल खत्म हुआ। सैटरडे से हम इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे। भाई सैटरडे छुट्टी मत मारना, इंटरफेरेंस की पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 11th का वेव्स रिवाइज कराना होता है।